अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने अपने पास एक्स रेज के बारे में पढ़ा था, तो हम उसी से बात को कंटिन्यू करेंगे अपने पास। पहले जरा हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए भाई अपने पास, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज की, फिर हम वहीं से बात को अपनी कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करूं बेटे? बता दो भाई, शुरू करें। हेडिंग डाल दी है सबने? चलिए रुक जाओ, ये जरा इन कर लें इसको हम मीटिंग में, फिर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा भाई, एक्स रेज के बारे में हमने बात की थी। हमने बताया कि एक्स रेज बेसिकली क्या होती हैं, एक बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर वाली रेज होती हैं, और इनका ओरिजिन जो होता है वो बेसिकली अननोन होता है। हम इनका ओरिजिन जान नहीं पाते। आती तो ये कैथोड रे ट्यूब से बाहर है, लेकिन इनका ओरिजिन हम अननोन कंसिडर करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स रेज कैन पेनिट्रेट, एक्स रेज कैन penetrate paper, glass. X-rays can penetrate paper, glass, and human flesh. X-rays can penetrate glass, paper, and human flesh. क्या हुआ? नेट की क्या प्रॉब्लम हो रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सैफ मेरी? सबको क्लियर है आवाज? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्स रेज हैव शॉर्ट वेव लेंथ। एक्स रेज हैव शॉर्ट वेव लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्स रेज आर द हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्स रेज आर द हाई electromagnetic radiation. X-rays are the high electromagnetic radiations of high frequency, of high frequency. 3 पॉइंट्स हो गए, चौथे पे चलते हैं। लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, the frequency of X rays depends upon the frequency of the X rays depends upon the nature, depends upon the nature of the metal targeted, targeted, ईडी लगाना है आपने, मेटल टारगेटेड। लिख लिया है सबने?
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा इस बात को। हमारे पास सबसे पहले क्या बयान किया गया, कहा गया कि भाई एक्स रेज कैन पेनेट्रेट थ्रू द पेपर, ग्लास एंड ह्यूमन फ्लैश। मैंने एग्जांपल कल ही आपको दी थी, मैंने बताया था कि भाई ये जो एक्स रेज होती हैं, ये इंसान, आप लोग एक्सरे कराने जाते हैं ना, तो वो एक्सरे क्या होता है, वो एक्सरे यही तो होता है कि आपकी, मैं वकास मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखवाए और कुछ नहीं करवाया बेटा। मैंने असल में क्लास मेरी थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि मैं सेकेंड ईयर की क्लास ले रहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए मेरी क्लास ज़रा लेट स्टार्ट हुई। उसैफ इसको पिक्चर भेज दो जो 4 पॉइंट्स लिखे हमने। तो मैं बयान ये कर रहा था कि भाई मैंने कल आपको एग्जाम्पल दी थी कि भाई हमारे पास जब भी अक्सर ये होता है कि अक्सर जो है वो अगर हड्डी पर चोट लग जाए तो डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करा लीजिए। तो आप एक्सरे कराने जाते हैं बेसिकली। तो एक्सरे जब आप कराने जाते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ आपके हाथ, मिसाल के तौर पे हाथ पर अगर चोट लगी तो वो हाथ रखते हैं और कहते हैं भाई 1 मिनट के लिए यहाँ रखिए, और जो है वो फिर उसके बाद कहते हैं हटा लीजिए। तो क्या हुआ भाई, वो रेज आई थी और रेज आकर आपके हाथ में से पास हो गई, तो आपकी हड्डी का जो आपकी बोन्स है, यानी कि आपके फ्लैश में से तो वो इजीली पास हो गई, आपका जो बोन्स थी उन बोन्स में से वो पास नहीं हुई। तो बोन्स का एक शेड बनकर आ जाता है फिल्म के ऊपर, थिन फिल्म जो होती है, एक्सरे शीट जिसे हम कहते हैं। तो ये इंसान के जिस्म में से पास कर सकती हैं, पेपर में से पास कर सकती हैं, ग्लास में से पास कर सकती हैं। कहा जाता है एक्सरेज हैव द शॉर्ट वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है, आइए जरा समझ लेते हैं। देखो हमने अक्सर फिजिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स ये होती है। और वेव लेंथ क्या होती है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, या फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। कहा जा रहा है एक्सरेज हैव द वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ खासी छोटी वेवलेंथ होती हैं। अब यहाँ आपको बहुत नुमाया नजर आ रहे हैं कर्व्स, यहाँ बहुत नुमाया नजर नहीं आ रहे क्योंकि मैंने बहुत छोटे कर्व्स बनाए हैं। बात समझते हैं आप मेरी। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया गया, एक्सरेज आर द हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। अब हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या मुराद होती है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो एक तो होता है पार्टिकल, हमने गामा रेस के बारे में पढ़ा था, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये भी वही है, एनर्जी निकली है, सिर्फ एनर्जी है ये, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में बहुत फास्ट मूव करी। हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ये वेव्स हैं। एक यूनिट टाइम पीरियड में, एक यूनिट टाइम पीरियड में जितनी वेव्स ट्रैवल कर जाएं उसे हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। क्या नाम दे देते हैं, यही होता है या गलत कह रहा हूं मैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यही है ना फ्रीक्वेंसी का, कि एक यूनिट टाइम पीरियड में जितनी वेव्स ट्रैवल कर जाएं उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी, जो ये मूव कर रही हैं। फिर मैंने कल आपसे एक बात कही थी, जो कैथोड रे ट्यूब मैंने आपके सामने बनाई थी डायग्राम, मैंने उस पर एक बात आपसे कही थी कि जो हमने एनोड लगाया था ना, जिस पर वो आ रहे थे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो आगे स्ट्राइक कर रहे थे, मैंने कहा था ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। वो जुमला क्यों कहा था, क्योंकि आपका चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि वो जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज की, वो डिपेंड कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की, वो डिपेंड कर रही होती है इस मेटल के ऊपर, जो मेटल लगा हुआ है, जिस मेटल को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर से हम एक्सरेज को एमिट कराना चाहते हैं, बेसिकली जिसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर हम बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये, कि मेटल का जो, जिस मेटल नेचर जो होगा मेटल का, उस मेटल के नेचर के हिसाब से, अगर ये बहुत स्ट्रांग नेचर का होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रेडिएशन करने वाला होगा, तो एक्सरेज काफी स्ट्रांग होंगी और बहुत ज्यादा तादाद में। इसका नेचर नॉर्मल है, न्यूट्रल या नॉर्मल नेचर है, तो बहुत लेस अमाउंट में एक्सरेज एमिट हो पाएंगी। बात यहां तक समझ में आती है। आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि जब एक्सरेज के बारे में पूछा जाता है तो इस बात का जिक्र हमेशा एमसीक्यूज बेस कर लिया जाता है। कहते हैं
ये एक बहुत नाक़िस सी बात है, लेकिन इसका ज़िक्र अक्सर व बेशतर कर लिया जाता है। मैं बिल्कुल अभी बताता हूँ, सिर्फ़ 2 मिनट मुझे दोगे, फिर मैं उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास का ज़िक्र कर लेता हूँ तुम लोगों से भी। कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर्स एंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज़। देखो मोज़ले साहब ने, जिन्होंने एक्स-रेज़ को डिस्कवर किया था, मोज़ले ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किया क्या था, मोज़ले ने देखा कि यार ये जो एक्स-रेज़ हैं, इनकी जो वेवलेंथ है, क्या इसमें कोई वेरिएशन आ सकता है? क्या इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? तो मोज़ले साहब ने उसके लिए किया क्या, अलग-अलग एलिमेंट्स, अलग-अलग मेटल्स की प्लेट्स को रख के देखा। तो उसके बारे में कहा क्या जाता है, मैं लिख दूँ आपको, आप इसको कॉपी डाउन कीजिएगा अपने साथ, लिखिए। अब देखो इस जुमले को ज़रा ख़ास तरीक़े से आपने समझना है। अरे! माज़रत, एक मिस्टेक कर गया, सही है। जज़ाकल्लाह बेटे। एक ही एक्स्ट्रा लगा दिया, सही है। कहते हैं मोज़ले फाउंड दैट द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज़ एमिटेड डिक्रीज़्ड। मोज़ले ने क्या देखा कि ये जो वेवलेंथ थी एक्स-रेज़ की, ये आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है। कैसे? जैसे-जैसे मैं ऐसे एलिमेंट्स को, मैंने कहा ना कि एनोड हमने बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना था, एनोड की बड़ी अहमियत थी जिसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे थे, वो बड़ा अहमियत ज़्यादा था। हमने टंगस्टन यूज़ करा था नॉर्मली, फिर मोज़ले साहब ने अलग-अलग मेटल्स को यूज़ करा। अलग-अलग मेटल्स को जब इस्तेमाल करा, तो अलग-अलग मेटल्स के इस्तेमाल में हम एक चीज़ देखते हैं कि मिसाल के तौर पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, फिर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9। ऐसे सीक्वेंस चलती चली जाती है। हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है, और एटॉमिक नंबर होता क्या है कि भाई एक एलिमेंट के एटम में उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है, टोटल प्रोटॉन्स की तादाद है, इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो एक ही है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। प्रोटॉन है जो बेसिक चार्ज आपके पास मौजूद है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? प्रोटॉन है जो बेसिक चार्ज आपके पास मौजूद है। तो 2 अल्फाज लिखे गए, 2 अल्फाज लिखे गए। कहा गया डिक्रीज्ड बाय द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे थे तो वेवलेंथ कम होती जा रही थी। और द न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जो रेडिएशन निकल रही थी, जो एक्सरेज एमिट हो रही थी, उनकी वेवलेंथ कम होती जा रही थी जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा था। बात यहां तक समझ में आई आपको? बात यहां तक सबको क्लियर हो गई भाई? वेवलेंथ, अच्छा ये मैं Z हटा दूं, मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख दूं। Z बेसिकली एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है, तो मैंने इसलिए Z लिख दिया। आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख दीजिए या Z लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। Z बेसिकली सिंबल है फॉर एटॉमिक नंबर्स। तो यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्सरेज डिक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर्स, या मैं इसको ऐसे कह दूं कि एक्सरेज इंक्रीज होंगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होता जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी?
दोनों डायरेक्शंस में हम देख रहे हैं कि दोनों का जो ताल्लुक है, यानी कि एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज का और एटॉमिक नंबर्स के एक दूसरे से उलट ताल्लुक है। बात यहां तक आप सबको मेरी समझ में आ गई होगी यकीनन। सही है भाई। वो वाई नहीं होता, उल्टा लैम्डा कहते हैं, लैम्डा ये वाला होता है। अब हम चलेंगे अपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जानिब। हेडिंग डाल दीजिएगा अपने पास। अच्छा भाई, बोर्स एटॉमिक मॉडल की आपने हेडिंग डाल दी, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख लीजिए जरा, लिखिए। नील बोहर in 1913, नील बोहर in 1913 put forward, नील बोहर in 1913 put forward his theory, put forward his theory, which is based on the, which is based on the Planck's quantum theory, which is based on the Planck's quantum theory. कॉमा डाल के लिखिए। he tried to remove all the defects, he tried to remove all the defects which he found, he tried to all the defects which he found in the Rutherford's atomic model. हेडिंग डाल दीजिए पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स की हेडिंग डाल दीजिए, स्टार्ट करते हैं। अजान हो रही है, जरा अजान हो जाए उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। नील बोर साहब ने सबसे पहले बताया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे नहीं है कि मतलब आवारागर्दी नहीं चल रही है कि एक एटम बना है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, एक का दिल कर रहा है उधर घूम रहा है, सब अपनी अपनी मर्जी से नहीं घूम रहे हैं, आवारागर्दी का सीन नहीं है। मामला ये बताया
उन्होंने नील बोर साहब ने उन्होंने कहा कि भाई एक एटम है, तो उस एटम के अंदर डिफरेंट सर्कुलर पाथवेज हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ये वाला है तो ये अपने ऑर्बिट में है, इसका ऑर्बिट ये वाला है तो ये अपने ऑर्बिट में है, इसका ऑर्बिट ये वाला है तो ये अपने ऑर्बिट में है, ये वाला अपने ऑर्बिट में। हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। बताया क्या गया फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के बारे में। एन एटम हैज अ नंबर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। एक एटम के पास कुछ नंबर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। हम ये बात जानते हैं, बेसिकली हम ये बात काफी वक्तों से अपने अंदाज में जानते हैं, कुछ बुनियादी जुमरों में। रदरफोर्ड ने डिफाइन नहीं किया था, ये नील बोर ने आके डिफाइन किया कि एक एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं। फिर बताया गया कि भाई ये हर ऑर्बिट अलग अलग है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से ऑर्बिट्स है। बेसिकली जो सीक्वेंस चलती है वो नीचे से चलती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से सीक्वेंस चल रही है। सेंटर में, इनके सेंटर में क्या होगा, इनके सेंटर में होगा न्यूक्लियस। इनके सेंटर में क्या होगा, इनके सेंटर में होगा न्यूक्लियस, जिसके गिर्द ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। फिर क्या बताया, फिर बताया स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। अब लाजमी सी बात है, फायदा हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि एक सोसाइटी है, सही, एक सोसाइटी है, कनीस फातिमा सोसाइटी जैसे एक सोसाइटी है। कनीस फातिमा सोसाइटी बहुत जॉइंट सोसाइटी है, बड़ा सा एटम है, उसके अंदर अलग 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 शेल्स बने हुए हैं। बात समझ रहे हैं, अलग 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 घर बने हुए हैं, हर घर में लोग इंसान, हर घर में अलग इंसान रह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कनीस फातिमा सोसाइटी के अंदर अगर कोई A12 में रहता है तो आज उसका दिल नहीं चाह रहा अपने घर में रहने का, क्या मैं A13 में रहूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये फिक्स ऑर्बिट्स का, फिक्स का लफ्ज यही बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का है तो ये यहीं घूमेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही घूमता रहेगा। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट कि वो नीचे उतरेगा और ऊपर जाएगा, ये वाली बात एक अलग फिनोमेना है, वो एक अलग पॉइंट है। हम ये बयान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का है तो ये सिर्फ यहीं घूमता रहेगा। अब लाजमी सी बात है कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं। स्टेशनरी एनर्जी लेवल से मुराद क्या होता है, एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल से मुराद क्या है भाई। मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है, खैर यहाँ पहले इसको पढ़ लें, दीज ऑर्बिट्स पोजेस अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस दे आर एनर्जी शेल्स डेजिग्नेटेड एज द KLMNOP। भाई बात ये है कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो दूसरे ऑर्बिट से अलग है। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो दूसरे ऑर्बिट से बिल्कुल अलग है। यानी कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी थोड़ी, दूसरे की ज्यादा होगी, तीसरे की और ज्यादा, चौथे की और ज्यादा। तो जैसे जैसे हम शेल्स में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जीज बढ़ती जाएंगी। एनर्जीज कैसे बढ़ रही हैं, एक शेल की जो है वो कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समोने की, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन समोएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेंगे, तो वो एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन्स की है। एक शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जो है वो पना देने की, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा है। एक की कैपेसिटी है 18 की तो वो और ज्यादा है, एक की कैपेसिटी 32 की तो वो और ज्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे शेल की एनर्जी बढ़ रही है। तो के मतलब क्या होता है, के मतलब होता है पहला शेल, एल मतलब दूसरा, एम मतलब तीसरा, एन मतलब चौथा, ओ मतलब पांचवा और पी मतलब छठा शेल है। क्यू भी होता है, पी के बाद क्यू भी होता है जिसे हम सातवां शेल कहते हैं, इसे लिख लीजिएगा अपने पास। क्यू भी होता है जिसे हम सातवां शेल कहते हैं। कहा जा रहा है these orbits possess a definite amount of energy, hence they are the energy shells designated as the KLMNOP। बात यहां तक सबको समझ में आ गई। मैं लास्ट रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट को डिफाइन नहीं कर रहा हूं इस वक्त। क्यों डिफाइन नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 5 मिनट दरकार है और आपकी क्लास में 5 मिनट बचे नहीं है इस वक्त। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो इस रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अजीज स्टार्ट करेंगे कहानी को। बात यहां तक सबको मेरी समझ में आ गई, किसी को कोई सवाल करना है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लो जल्दी से। बाकी सब भी भाई, ये 2-4 लोगों का ही मैसेज आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ बैठे होते हैं। चलिए खैर, इंशाल्लाह अजीज हम यहीं से अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए थे, बस मैं बहुत हरी में था, इस वजह से मुझे
टाइम नहीं मिल सका, क्लासेस ही ले रहा था, लेक्चर्स अपलोड हो गए थे, वो यूट्यूब पे ही है। मैं अभी क्लासेस एंड होने के बाद ना 8 बजे तक तुम लोगों को कल तक के लेक्चर्स भेज दूंगा, फिर तकरीबन रात में और जो है वो आज के लेक्चर्स भी भेज दूंगा। सही है? फिर इंशाल्लाह सैटरडे की जो क्लास है उसके लिए मैं अपडेट तुम लोगों को कल या फ्राइडे दिन तक कर दूंगा इंशाल्लाह। सही है बेटा? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।